फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में जो अधातु के भौतिक गुण होते हैं उनका डिस्कशन कर लिया था। उस वीडियो में मैंने आपको अधातु की परिभाषा बता दी थी, उनके भौतिक गुणों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। आज हमें डिस्कशन करना है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हैं, यानी अधातुओं की रासायनिक गुण, अधातुओं के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी स्टडी करना है। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन से क्रिया, यानी अधातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस प्रकार के कंपाउंड बनाती हैं, उनका बिहेवियर किस प्रकार का होता है, इसके विषय में आपको जानना है। तो देखिए, छोटी सी बात यह है, जैसे अधातु है आपकी सल्फर, है ना। अब सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया होती तो कौन सी गैस बनती? सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन अधातु है, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से होती तो कौन गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना भी है कि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो अम्लीय होते हैं और या फिर उदासीन होते हैं। चलिए मैं उनका एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ले लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सी है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन की क्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ करवा दी। सी की रिएक्शन O2 के साथ हो गई, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने से CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। और समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद और देखिएगा, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे सल्फर है, सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो गई तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, यानी सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। ठीक, तो ये अधातु के ऑक्साइड तो बन गए दोनों में। अब मुझे ये बताइए कि आपने जो कहा है कि प्रकृति अम्लीय होती है या उदासीन होते हैं, कौन कौन से हैं जरा। तो देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, अगर इन ऑक्साइडों की रिएक्शन जल के साथ हो गई तो अम्ल बनेगा। देखिए एक बार, जैसे यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है H2SO4। धातु का ऑक्साइड है, जल के साथ रिएक्शन होगी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। आपने अम्लीय वर्षा का नाम सुना होगा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है? अम्लीय वर्षा ये होती है कि वायुमंडल में उपस्थित जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो जल के साथ रिएक्शन कर लेती है, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, और वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO4। वही अम्ल जो है क्या है, बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है, तो उसे ही कहते हैं अम्लीय वर्षा, है ना। तो अगर सल्फर की जल से क्रिया हुई तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। अगर मान लिया नाइट्रोजन की क्रिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए ये भी तो अधातु ऑक्साइड है, इसकी क्रिया भी तो वाटर के साथ हो सकती है, तो NO2 + H2, तो यहां पर क्या बनेगा? HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए ये दोनों अम्ल है कि नहीं है, है कि नहीं? सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका, नाइट्रिक अम्ल है, दोनों के दोनों क्या है? अम्ल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अधातुओं के ऑक्साइड है वो प्रकृति में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये दो अम्लीय के एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। सामने देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय है, NO2 आपका अम्लीय है, दो ऑक्साइड अम्लीय है, CO2 भी आपका अम्लीय है, इसको भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 एग्जांपल अम्लीय के हो गए। उदासीन कौन कौन से होते हैं? तो उदासीन में आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। उदासीन में आपका लिख लीजिए, CO है, NO है, H2O है ना। ये तीनों आपके उदासीन होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड ये तीनों CO है, NO है, H2O है ना, ये सब क्या है? तीनों आपके उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो पेपर में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का ऑक्साइड प्रकृति में उदासीन होता है। तो 3 नाम याद रखिएगा, CO, NO, H2O। बाकी पूछेगा अम्लीय, तो अम्लीय एक CO2 होता है ना, एक SO2 होता है, एक NO2 होता है। ये समीकरण आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन थोड़ा सा चेंज होती है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है। एग्जाम्पल के बाद ध्यान रखिएगा, SO2, NO2 और CO2 तीन आपके क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। CO, NO, H2O ये तीनों आपके कैसे होते हैं? प्रकृति में उदासीन होते हैं। तो ये इनकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली रिएक्शन आपको बता देता हूं। तो देखिए, जल के साथ क्रिया, तो अधातुएं जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, धातुएं जल के साथ क्रिया करती थी, है ना। अम्लों से क्रिया, तो अधातुओं की अम्लों के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, अधातुओं की नहीं होती है, अधातु के ऑक्साइडों की होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। वरना आप कहें कि अभी तो पीछे सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया था, नाइट्रिक अम्ल बन गया था, वो कैसे बन गया था? तो वो अधातुओं के ऑक्साइड थे, यानी अधातुओं के ऑक्साइड
है ना। अधातुओं के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का निर्माण करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो मैंने अभी आपको बता दिया पीछे। बाकी सीधे अधातुएं जो है आपकी, तो अधातुएं आपकी अम्लों से कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लों से रिएक्शन करते हैं, है ना। तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा तो अधातु के विषय में हो गया, जल के विषय में बात हो गई। क्लोरीन वगैरह से कोई रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे नंबर 3 में आपका दूसरा प्रॉपर्टी जो हो जाएगी वो है ना। तो क्लोरीन से क्रिया में एक ऐसी धातु है जो फास्फोरस है ना। P4 जो होता है आपका व्हाइट फास्फोरस, है ना, या रेड फास्फोरस, वो क्या करते हैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है। जैसे यहाँ पर देखेगा कि P4 है आपका, और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 6Cl2, तो 4PCl3 आपका बन जाता है ये, यानी फास्फोरस है आपका ये, है ना। तो ये सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस है P4, और ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, PCl3 बनाता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, तो चौथी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद दूसरी हो गई, उसके बाद नंबर 3 है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया कर लेती हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन से क्रिया। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके रिएक्शन विद हाइड्रोजन है, तो अगर नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो अधातु का हाइड्राइड बनेगा, नॉन मेटालिक हाइड्राइड बनेगा, अधातु का हाइड्राइड। जैसे जैसे आप बना सकते हैं कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन ले लीजिए, तो H2 मैंने ले लिया यहाँ पर। अगर रिएक्शन कर लेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से तो अमोनिया गैस बनती है NH3। ठीक, तो ये हो गया NH3, तो ये बन जाएगा अधातु का हाइड्राइड। बैलेंस ना हो तो कर लीजिएगा। तो N2 + 3H2 बराबर करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन 2 यहाँ पर लगा दिया, बैलेंस हो गई। तो एक तो आपका ये हो गया कि हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाएगी, नॉन मेटालिक हाइड्राइड बनेगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर कार्बन ले लिया और हाइड्रोजन ले लीजिए, है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले सकते हैं कि H2, है ना। तो इससे हमें जो मिलेगा वो मिलता है आपका मेथेन, है ना। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पर, तो CH4 मिला था। कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल आपकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगी तो क्या बनेगा, नॉन मेटालिक हाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया अमोनिया आपका और यहाँ पर बन गया आपका मीथेन। तो इस प्रकार से अधातुओं के विषय में कोई ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। तो अधातुओं की जितनी प्रॉपर्टी होती है ज्यादा होती ही नहीं इनके अंदर, है ना, क्योंकि अधातु वैसे भी नॉन रिएक्टिव होती है। तो अधातुओं की प्रॉपर्टी इतनी ही है, आपकी किताब में भी दी गई है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी अधातुओं की प्रॉपर्टीज हो जाती है कि क्लोरीन से क्रिया है, हाइड्रोजन से क्रिया है, इसके पहले ऑक्सीजन से क्रिया मैंने आपको बता ही दी। तो 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अधातुओं के उपयोग के विषय में आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी अधातुओं के उपयोग। देखिए अधातुओं के उपयोग बहुत सारे हैं, आप खुद से भी सोच करके लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रयोग कृत्रिम श्वसन में, ऑक्सीजन का प्रयोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, अस्पतालों में देखते हैं ऑक्सीजन गैस, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन को लगाया जाता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन एक अधातु है, इसका उपयोग कृत्रिम श्वसन में किया जाता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, है ना। नंबर 2 देखिएगा कि नाइट्रोजन का प्रयोग खाद्य सामग्री के संरक्षण में, तो चिप्स वगैरह के जो पैकेट वगैरह होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो आसानी से, जल्दी, है ना। तो चिप्स वगैरह के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फिल कर दिया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद नंबर 3 लिखा ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, कार्बन अधातु है, तो ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है, पेंसिल बनाने में होता है। पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नंबर 4 लिखा हीलियम का उपयोग गुब्बारे व वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। देखिए हीलियम गैस एक अक्रिय गैस है, उसका उपयोग गुब्बारे में भरने के लिए और वायुयान के टायर यानी हवाई जहाज, तो हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है सबसे हल्की गैस है, उड़ने में आसानी होती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इसका उपयोग जो है गुब्बारे में भरने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है, चला जाता है, उसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है, क्योंकि हीलियम गैस वायु से हल्की होती है, इसकी वजह से वो गुब्बारा ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये याद रखना है आपको। नंबर 5 देखिए क्या लिखा कि फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने में किया जाता है। तो माचिस की तीली के ऊपर जो बारूद लगा होता है, रेड कलर का देखते होंगे या ब्लैक कलर का देखते होंगे, तो वो जो आपका होता है वो फास्फोरस होता है जो तीली के ऊपर लगाया जाता है।
है ना। तो ये हो जाते हैं आपके नॉन मेटल्स के उपयोग। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है ना। इस तरीके से आप अपने दिमाग से भी सोच करके अधातुओं के उपयोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे अधातुओं के उपयोग। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूं आपसे। तो चलिए यहां पर फिर देख लेते हैं आगे की उपधातुएं यानी मेटालॉइड्स क्या होते हैं आपके, और मिश्र धातुएं जो आपकी अलॉयज हैं ये क्या होते हैं। तो उपधातुएं देखिए क्या है कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपधातुएं कहते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके अंदर धातु के गुण पाए जाए और अधातु के गुण पाए जाए, यानी दोनों के गुण जिनके अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातुएं कहलाती हैं, है ना। वो तत्व क्या कहलाएंगे, उपधातुएं, है ना। यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, जैसे एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। इस तरीके की जो आपकी धातुएं हैं, जो तत्व हैं आपके, वो आपके उपधातुएं कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 है, पूरी सारणी में 7 धातुएं हैं, ठीक। तो ये बात आपको उपधातु समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे एल्युमिनियम है, इनके ऑक्साइड, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उपधातुएं हैं, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, है ना। इनके जो ऑक्साइड, जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, है ना। ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। एल्युमिनियम क्या है, एक उपधातु है ना। तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है Al2O3, ये उभयधर्मी होता है प्रकृति में। तो इसको याद रखना कि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ये है कि वो क्षार की रिएक्शन भी शो कर सकता है और अम्ल की रिएक्शन भी शो कर सकता है, यानी एसिडिक बिहेवियर और मेटालिक। यहाँ पर जो है आपका यानी अम्लीय लक्षण और क्षारी दोनों लक्षण प्रदर्शित करता है। तो Al2O3 क्या होता है, प्रकृति में उभयधर्मी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए मिश्र धातुएं, है ना। मिश्र धातुओं को कहते हैं अलॉयस, है ना, अलॉयस कहते हैं इनको। तो चलिए देखिए, 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर प्राप्त धातुएं मिश्र धातु कहलाती हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर जब एक नई धातु प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। यही यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर प्राप्त धातुएं मिश्र धातुएं कहलाती हैं। यानी धातुओं को पिघला करके मिलाया जाएगा ना, वह सॉलिड के रूप में हम मिला नहीं सकते, पहले धातुओं को गलाया जाएगा, फिर उनको आपस में मिक्स किया जाएगा। अब देखिए मिश्र धातु बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, है ना। एक धातु मजबूत होती है, गलनांक क्वथनांक इनके बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो कई सारी प्रॉपर्टी आपकी मिश्र धातुओं में पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी ये दोनों डिफिनेशन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल और उनके उपयोग आपको बता देता हूं। तो चलिए यहां पर देखिएगा कि मिश्र धातुओं के कुछ उदाहरण लिखे हैं, उनको याद करने की ट्रिक है, और ये ट्रिक बहुत जबरदस्त ट्रिक है। आप याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए पहली मिश्र धातु है आपकी पीतल, है ना। तो पीतल की ट्रिक क्या है, तो पीतल की है पिताजी, इसको याद रखिएगा। पी से क्या हो जाएगा, पीतल, ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक, यानी ताजी से बना हुआ, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया, ठीक। सेकंड देखिए कांसा, कांसा को याद रखेंगे कांटा से। कांटा क्या है, तो का से हो जाएगा कापर और टा से हो जाएगा टिन, तो कांसा को कांटा से याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के लिए एक वर्ड याद रखिएगा, कौन कौन सी इसमें धातुएं होंगी, तो देखिए नेताजी, ने से हो जाएगा निकिल, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक, यानी निकिल, तांबा और जिंक। तो याद रखेंगे एक शब्द नेताजी, किसके लिए, तो ये याद रखिएगा जर्मन सिल्वर के लिए। जर्मन सिल्वर के लिए नेताजी, कांसा के लिए कांटा, पीतल के लिए पिताजी, ठीक। उसके बाद डच मेटल, तो डच मेटल के लिए ताज, ता से हो जाएगा तांबा और जा से हो जाएगा जिंक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, देखिए स्टेनलेस स्टील की भी एक ट्रिक है, ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी धातुएं होती हैं। वो ये पूछ लेता कि मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, तो इसलिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहां देखिए कॉलोनी, एक शब्द याद रखिएगा कॉलोनी, का से हो जाएगा क्रोमियम, लो से हो जाएगा लोहा एफी, नी से हो जाएगा निकिल, है ना। तो सीआर हो जाएगा, एफी हो जाएगा, एनआई हो जाएगा, यानी क्रोमियम है इसके अंदर, लोहा है और निकिल है। देखिए यहां पर जो लिखा है टिन, तो यहां पर इसका सिंबल भी लिख सकते हैं आप एसएन, एसएन इसका सिंबल होता है। मान लिया सिंबल के रूप में आ जाता तो आप
हो सकता है कि सिंबल आपको ना पता होगा, आपको और नहीं पता होगा तो बताइएगा, बता दूंगा आपको, है ना। तो टिन के लिए SN होता है, कॉपर के लिए CU होता, जानते हैं। जिंक के लिए ZN होता है, यहाँ भी CU होगा। निकेल सामने लिखा है, बाकी तो जानते ही हैं, तांबा, जिंक वगैरह, है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी हो जाती हैं मिश्र धातुएं, है ना। ये हो जाती हैं आपकी मिश्र धातुएं और उनके उदाहरण और उनको याद रखने की ट्रिक, है कि नहीं। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं इनके उपयोग आपको बता देता हूं। पर देखिएगा उपयोग इनके कुछ लिखे हुए हैं, जरा इनको यहाँ पर पढ़ करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है कि पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो पीतल के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ये आपको पता है ना। तो मिश्र धातु पीतल है, इसका उपयोग बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद कि जर्मन सिल्वर का प्रयोग मूर्तियां तथा बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी थोड़े से कॉस्टली जो होते हैं, महंगे होते हैं, उनका प्रयोग क्या किया जाता है, उसमें जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है ना। नंबर थर्ड देखिएगा स्टेनलेस स्टील का उपयोग बर्तन तथा ब्लेड वगैरह बनाने में किया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आपके ये मिश्र धातुओं के उपयोग हो जाते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो समझ में आया हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।